First of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda ऑफिशियल चैनल। मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। पहले चैप्टर में हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया था कि महस्वर सूत्र क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कैसे बनाते हैं, प्रत्यय में क्या क्या प्रयत्न होता है, यत्न होता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के प्रयत्न थे, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। वो सारा वर्ण परिचय खत्म हो गया था। उसके बाद लास्ट जब लेक्चर हम कर रहे थे तो उसमें उच्चारण स्थान देख रहे थे कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान जैसे अकुआ विसर्जना कंठा अ क वर्ग, वो सारे जो कंठ से बोले जाते हैं। ईचु यसाना तालु, ईच वर्ग तालु से बोले जाते हैं, तो वो देख लिया था। अब जो आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर का नाम है संज्ञा सूत्र और उस टॉपिक का नाम है संज्ञा सूत्र। आपके सिलेबस का सेकेंड पॉइंट है संज्ञा सूत्र, यानी कि संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा दो चीजों से मिलकर बनता है, सम प्लस ज्ञान। संज्ञा दो चीजों से बनता है, सम प्लस ज्ञान, यानी सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला। सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला सामान्यतः किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सब मतलब सही और ज्ञान मतलब ज्ञान कराने वाला, यानी सही नाम का ज्ञान कराने वाले किसी भी अर्थ को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा पहले से आप पढ़े होंगे कि जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, मोतिहारी, कोई भी आप नाम ले लो, कुछ भी, वो सब संज्ञा है। अब आते हैं कि संज्ञा की व्युत्पत्ति। तो इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द ज्ञान कराया जाए उसे परिभाषित किया जाए या नहीं, वह संज्ञा कहलाता है। जैसे आता है कि जिससे किसी चीज को परिभाषित कर दिया जाए, किसी के नाम के बारे में बता दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहले आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि संज्ञा बहुत प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ वैसे नहीं पढ़ना, हम लोग को बस जानना है संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है कि संज्ञा का कौन कौन सा सूत्र है, कौन कौन से संज्ञा होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है पद संज्ञा। कौन सा आता है सबसे पहला? पद संज्ञा। अब आता है कि पद संज्ञा कहते किसको है। तो पद संज्ञा किसको कहते हैं? सुबंत। सुबंत किसे कहते हैं? सुबंत 21 होता है, सु औ जस अम ओट से टाभ्याम भी सु वाला सुबंत होते हैं, जो 21 होते हैं। विभक्ति होता है 7 विभक्ति, सातों का सु औ जस अम ओट सस प्रथमा द्वितीय और प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति, चौथे पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होता है। उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जब लिखते हैं तो सु औ जस, यानी प्रथमा का एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सु औ जस होता है। दूसरा का टाभ्याम भी वैसे ही 21 होता है, वो होता है सुबंत। और तिगंत क्या होता है? तिप तस ति झी, ये जो तिबंत होते हैं ये भी 21 होते हैं। तो इन दोनों की क्या संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है, सुबंत और तिबंत की। अब आता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र आपको होता है सुप्ति गदम पदम। पद संज्ञा का सूत्र होता है सुप्ति गदम पदम, ये दे रखा है सूत्र। तो आपको संज्ञा जब पढ़ना है तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि उसको किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। बस यही दो आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस बहुत वास्ट है, ज़्यादा डिटेल जाओगे इसी में फंस जाओगे, और जो अच्छे मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसका सूत्र हो गया सुप्ति गद्दम पदम। जैसे रामा रामौ रामा, इसका होती है जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति का आता है, उसका है ये रामा रामौ रामा। वैसे होता है भवती भवता भवंती। जैसे पठ नम वद आदि राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब आप जानते होंगे कि वाक्य बनता है, वर्ण बनता है। तो वाक्य किससे बनता है? बहुत छोटे छोटे पद मिल करके तब जा करके वाक्य बनाते हैं, और जिसका पद नहीं होगा उससे वाक्य कभी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब दूसरा जो संज्ञा आता है वो आता है आपको संयोग संज्ञा। कौन सा संज्ञा आता है? संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा क्या होता है? तो संयोग संज्ञा वह होता है कि दो वर्णों के बीच में, यानी दो व्यंजन वर्णों के बीच में किसी भी स्वर वर्ण का नहीं आना संयोग संज्ञा कहलाता है। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है हलो अंतरतः संयोग। हलो अंतरतः संयोग मतलब कि दो स्वर, दो व्यंजन वर्ण आएंगे, उसके बीच में कोई भी स्वर वर्ण का नहीं आएगा, उसी को कहते हैं हम संयोग संज्ञा। इसका एग्जाम्पल आपको दिया होगा।
जैसे देखिए, अचो से अभिवित हल की संज्ञा संयोग संज्ञा होती है, अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का न होना संयोग संज्ञा कहलाता है। इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है, तो इंग्लिश पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है। तो आपको सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ना है। यथा सिद्ध पद में द और ध के बीच में कोई अच स्वर नहीं है। यथा में, जैसे यथा एक एग्जाम्पल है आपका, इसमें द और ध के बीच में, द और ध के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आ रहा, इसलिए इसकी पद संज्ञा होती है। उसी तरह ग्रंथ में देखिए आप, ग और र के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आ रहा। स्वर वर्ण तो आप जानते ही होंगे कौन सा होता है, 11 होता है, जो अ आ ये वाला होता है, ई बड़ी ई उ बड़ी उ, ये वाला आपका स्वर वर्ण होता है। तो ये बीच में ना आना संयोग संज्ञा कहलाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है संयोग संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप ध्यान रखिए। जैसे इस बार एनसीएसएम का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इंद्र एग्जाम्पल दिया हुआ था और पूछा गया था कि किसका एग्जाम्पल है, तो वो संयोग संज्ञा का एग्जाम्पल था। बहुत बच्चे गलत करके आए थे। अब जो तीसरा आपका संज्ञा आता है वो आता है संहिता संज्ञा। अब संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब ये होता है समीपता। किसी भी वर्ण के बीच में जब ज्यादा अत्यंत सन्निधि हो जाता है, समीपता आ जाता है, यानी एक हो जाता है, तो उसी को हम संहिता संज्ञा कहते हैं। अब सूत्र आता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है संहिता संज्ञा का प्रसन्निकर्ष संहिता। इसका सूत्र है प्रसन्निकर्ष संहिता, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बस सूत्र आपको याद रखना है। और कहते किसे है? कहते किसे है? तो जिसमें ज्यादा अत्यंत सन्निधि हो जाता है उसी को हम संहिता संज्ञा कहते हैं। यानी देखिए, वर्णों के अत्यंत सामीप्य यानी कि नजदीकता, नियर नियर आना, अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। इसका सूत्र होता है प्रसन्निकर्ष संहिता। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, वाक जोर इस, अलग अलग है दोनों। वाक जोर इस जब जुड़ेगा तो क प्लस ई क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको? वागीस। क प्लस ई, ये जो आप क प्लस ई ग बन गया है, ये कैसे बना है ये हम संधि में देखेंगे। अभी के लिए अब जानिए कि क प्लस ई ग होता है और वाकिस के जगह पे वागीस हो जाता है। किससे होता है ये? तो संहिता संज्ञा से होता है, यानी कि प्रसन्निकर्ष संहिता के सूत्र से होता है। अब जो आपका आगे आता है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हर जगह आपको परेशान करेगा, हर जगह आएगा। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है आदर्शनम लोप, और इसी में एक और सूत्र आएगा जिसका नाम है तस्य लोप। तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, दोनों क्या कराता है? लोप कराता है। लोप किसका कराएगा? जिसका हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगा, यानी कि महेश्वर सूत्र के जो लास्ट में थे जिसमें हलंत लगे हुए थे, जैसे अ ई उन, अ ए उन रिलिक था ना, तो इसमें जो ये वाला है जिसमें हलंत्यम लगा है, तो इसका इत संज्ञा हो जाता है। तो जिसका भी इत संज्ञा होता है उसका लोप हो जाता है, यानी वो दिखाई नहीं देता है प्रत्याहार बनाने टाइम पे, वो दिखाई नहीं देता है, मतलब लोप हो जाता है। तो इसका सूत्र होता है आदर्शनम लोपा। तो लोप संज्ञा कहते किसके? न दिखाई देने वाला था, पहले रहने वाले बाद में नहीं दिखाई देना, न सुनाई देना, आदर्शनम लोपा कहलाता है, उसी की लोप संज्ञा होती है। यानी पहले तो वो अय उर्ण में था, लेकिन जब हम प्रत्याहार बना रहे थे तो वहां पे हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने के बाद आदर्शनम लोपा से लोप हो गया, या फिर तस्य लोपा से लोप हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले तो था बोलने में अयुन, जब हम बोल रहे थे महेश्वर सूत्र तो उस समय तो था, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया, तो वहां से आदर्शनम लोपा से वो लोप हो गया। अब जो आपका आगे का संज्ञा आता है, संज्ञा में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संज्ञा में बस दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, कौन सा सूत्र होता है, और दूसरा कहते किसे हैं। अगर 5 मार्क्स में आपको पूछता है, जैसे पूछ दिया आपको ये लोप संज्ञा, तो लोप संज्ञा को आपको लिखना पड़ेगा कि इसका सूत्र होता है आदर्शनम लोप। दूसरा लोप संज्ञा कहते किसे है, तो लोप संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो संज्ञा हलंत्यम की वजह से पहले तो दिखाई दे रहा था या बोलने में आ रहा था, लेकिन बाद में दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोप संज्ञा कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट संज्ञा है वो है आपका इत संज्ञा। इत संज्ञा का अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही है। महेश्वर सूत्र के अंत में जो व्यंजन है उनका नाम इत होता है। इन इतों की अनुबंध भी कहा जाता है, जिसका नाम इत है उसका लोप हो जाता है। लोप किससे होता है?
तस्य लोपा आ गया ना, तस्य लोपा से। अभी बता रहा था आपको कि महेश्वर सूत्र का जो लास्ट होता है जिसमें हलंत्यम होता है उसका इत संज्ञा हो जाता है, वो इत संज्ञक कहलाता है। जो इस और जिसकी भी इत संज्ञा होगी, सिर्फ महेश्वर सूत्र में नहीं, कहीं भी जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप होना कन्फर्म है, उसका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो इत संज्ञा किसका होगा? जिसमें लास्ट में हलंत्यम मतलब हलंत लगा होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब उसके बाद जो आता है एक और संज्ञा आता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ये हमने पहले बोला था कि आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत, उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत, यानी उकार एक मात्रिक, उकार द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक के उच्चारण काल के समान तथा उसी प्रकार उच्चारण वाले अचों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अब आते हैं कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तो पहले भी मैंने बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ। ह्रस्व क्या होता है? जिसमें एक काल मात्रा का समय लगता है जिसको उच्चारण करने में, वो ह्रस्व होता है। जिसमें दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ होता है, और जो जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है वह प्लुत होता है। यह अच, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये भी संज्ञा है, आगे आएगा आपको। अब उसके बाद जो आता है संज्ञा, उसका नाम है वृद्धि संज्ञा, यानी वृद्धि। वृद्धि से आपको समझ में आ रहा होगा बढ़ाएगा, कोई भी चीज बड़ा होता है उसको वृद्धि करता है यानी कि बढ़ाता है, तो उसको वृद्धि संज्ञा कहते हैं। अब वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा का सबसे अच्छा ट्रिक है वो आप याद रखिएगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आएगा, बहुत परेशान करेगा आपको। तो वृद्धि संज्ञक जो होता है वो तीन शब्द का होता है, ओ, ए, औ। ये जो तीन लेटर है ना, इसी की वृद्धि संज्ञा होती है। आपको कहीं भी ये दिख जाए, ये तीनों, या फिर आ दिख जाए, ये चार वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए, तो आपको क्या समझना है कि वहां पे वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा होता क्या है? तो किसी भी वर्ण का वृद्धि कराना, बढ़ाना वृद्धि संज्ञक होता है, वृद्धि संज्ञा कहलाता है। इसका जो आपका सूत्र आता है वो आता है वृद्धिरादैच। इसी की तरह एक और सूत्र आपको आएगा, वो संधि में आएगा, संज्ञा में नहीं आएगा। यानी वृद्धि संज्ञा भी होता है और वृद्धि संधि भी होता है। तो जो वृद्धि संधि होगा वो अलग होगा और ये वृद्धि संध्या है ये अलग होगा। इसका वृद्धि रादैच है, इस सूत्र, उसका सूत्र कुछ और होगा, वृद्धि रेची होता है उसका सूत्र। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। तो आ, ओ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। अब आते हैं कि वृद्धि संज्ञा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 1। अब यहाँ पे आ गया 1 + 1। आपको हमेशा याद रखना है कि छोटी ए और छोटी ए मिला करके क्या बनाता है? ये बड़ी ए बना देता है। तो क्या हो जाएगा? एकाएक हो जाएगा, डबल आ जाएगा इस पे, डबल है तो एकाएक हो जाएगा। अ प्लस ए भी मिलके ए ही बनाएगा। जो वर्ण ए आदेश हुआ है वह वृद्धि संज्ञक वर्ण है, यानी गुण संज्ञा सूत्र से आगे आएगा। जो भी वर्ण होगा ए जो आएगा, ये यानी कि ये तीन वर्ड जहां भी आ जाएगा वहां पे क्या होगा? आपको वृद्धि संज्ञा के बाद आता है जो सूत्र आता है उसका नाम है गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा देखेंगे हम अब। तो गुण संज्ञा का सबसे पहले देखेंगे कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है अदेड गुणा, अदेड गुणा इसका सूत्र होता है। अब ये होता क्या है गुण संज्ञा? सबसे पहले तो गुण संज्ञा, यह सूत्र गुण संज्ञा कराने वाला सूत्र है। यह गुण सूत्र गुण संज्ञक वर्णों को बताता है। यह जो सूत्र है वह गुण संज्ञा वर्णों को बताता है। तो गुण संज्ञा वर्ण कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपको अ, ए और ओ। ये जो तीन वर्ण है वह गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, इन्हीं का गुण संज्ञा होता है। अब इससे पहले जो था वो वृद्धि था। वृद्धि संज्ञा कौन कौन सा था? तो उसमें भी तीन वर्ण आए थे आपको। कौन कौन सा था? आ, ए और औ। ये जो तीन जो वर्ण थे वह वृद्धि संज्ञक सूत्र थे, और ये जो तीन वर्ण है अ, ए और ओ, ये आपको गुण संज्ञा है। तो आपको ये वाला ना पोर्शन संधि में भी आएगा कि वृद्धि संधि क्या होता है और गुण संधि क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये संज्ञा है और वो संधि था। अब आते हैं कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है। तो यह जो सूत्र होता है वह गुण संज्ञा कराने वाला सूत्र होता है, यह आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो है गुण संधि होने पर गुण वर्ण के आदेश होता है, यानी जहां पे भी गुण संधि होगा
आपको संधि में आगे पढ़ाएंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो जहां पे गुण संधि होगा वहां पे गुण वर्ण ही आएंगे, यानी गुण संज्ञा वर्ण ही आएंगे। जहां पे वृद्धि संधि होगा वहां पे वृद्धि संज्ञा वर्ण ही आएंगे, यानी कि जहां पे वृद्धि संधि होगा वहां पे आ, ए और औ आएगा, और जहां पे गुण संधि होगा वहां पे अ, ए और ओ आएगा। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, रामा प्लस इस, रामा प्लस इस, इसका आ प्लस इसका ई मिलकर के क्या बना दिया, ए। क्या बन गया, रमेश। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, रमेश। उपयुक्त उदाहरण में आ प्लस ई ए बना दिया है। जो वर्ण ए आदेश हुआ है वह गुण संज्ञक वर्ण हुआ है, यानी जो ए आदेश हुआ है वह कौन सा संज्ञक हुआ है, गुण संज्ञक वर्ण आया है। अब जो इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी बता चुका हूं, प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा क्या होता है, तो आदि और अंत के अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित मध्य और स्व अपना बोध होना प्रत्याहार संज्ञा होता है। प्रत्याहार संज्ञा क्या होता है, तो अपने फर्स्ट वर्ण से लेकर के लास्ट वर्ण के बीच के मध्य का वादिन का बोधन कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र क्या होता है, वो होता है आदिर नत्यंत संहिता। इसका सूत्र होता है आदि नत्यंत संहिता। ये कराता क्या है, तो अपने फर्स्ट वर्ण के लेकर के लास्ट वर्ण के बीच का जितना भी वर्ण होता है उन सब का मध्य का बोध का वादन कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको प्रत्याहार पढ़े थे, अच प्रत्याहार जिसमें सारे स्वर आ रहे थे, हल प्रत्याहार जिसमें सारे व्यंजन आ रहे थे, उसी तरह से और भी प्रत्याहार बनते हैं, तो उसके बीच का जितना भी होता है वही प्रत्याहार सूत्र कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़े हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो संज्ञा का जो पोर्शन बच गया है, जितना बच गया है वो फिर हम पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आपको हम कहना चाहेंगे कि आप जो ये संज्ञा पढ़ रहे हैं तो इसका सूत्र और कहते किसे है ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ देता है। तब के लिए थैंक यू।